हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काफ़ी सारी अपडेट्स के बारे में। शुरुआत कर लेते हैं रॉ के एपिसोड से ही। इस एपिसोड की व्यूअरशिप निकलकर सामने आ चुकी है। इस एपिसोड की शुरुआत में जेब कतरा, मॉर्गन, रिया रिप्ले के बीच सेगमेंट दिखा था। ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट दिखा था जहां उन्होंने सीएम पंक को वार्निंग दी थी। कुछ मैचेस भी दिखे थे। वहीं ब्रॉन स्ट्रॉमैन और ट्रकनुमा ब्रॉन्सन रीड के बीच टकराव भी दिखाई दिया था। इस एपिसोड की व्यूअरशिप 1.339 मिलियन रही, जो कि शायद काफ़ी कम है क्योंकि रॉ की जो व्यूअरशिप है वो 1.8 1.5 तक आ जाती थी। वहीं इस एपिसोड में गंथर ने सैमी ज़ैन के चैलेंज को फिर से डिनाई कर दिया और मेन इवेंट में जे ऊसो ने ब्रॉन ब्रेकर को हरा के WWE हिस्ट्री की फर्स्ट चैंपियनशिप अपने नाम करी। इस टाइम व्यूअरशिप शायद पीक पे होगी, तब जाके एवरेज व्यूअरशिप 1.3 आई है, तो ये सोचने वाली चीज़ है। और सेगमेंट्स की व्यूअरशिप फिर इसका मतलब काफ़ी कम रही होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं MVP के बारे में। अरे वही MVP जो कि बॉबी लैशले के साथ और फिर ओमास के साथ दिखाई दिए थे। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले मैंने MVP को लेके कहीं हुई बातें भी बताई थी। अब आज AEW डायनामाइट में MVP ने एंट्री करी, जिसके बाद ये क्लियर हो गया कि MVP अब AEW में दिखेंगे। MVP ने वहाँ डेब्यू कर लिया AEW में। वहाँ शायद वो किसी सुपरस्टार को मैनेज करते हुए दिखाई देंगे। शायद इसलिए वो WWE के ऊपर बॉबी लैशले और ओमास की बुकिंग को लेकर के कुछ तीखे कमेंट कर रहे थे, नाराजगी जाहिर कर रहे थे। अब MVP के AEW में आते ही इस तरह के भी रूमर्स उड़ रहे हैं कि कहीं बॉबी लैशले या ओमास में से तो कोई AEW में ना दिखाई दे जाए। अब देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है, क्योंकि बॉबी लैशले भी पिछले काफ़ी टाइम से WWE में नहीं दिख रहे हैं और ओमास दिख रहे थे, लेकिन उनको लेकर के WWE के पास कुछ खास प्लान्स नहीं है। शायद इसलिए वो भी टीवी से आउट ही हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अलेक्सा ब्लिस के रिटर्न के बारे में। जैसा कि अलेक्सा ब्लिस ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट जो डाली, उसको देख के लग रहा था कि अलेक्सा ब्लिस जल्दी रिटर्न के मूड में। कुछ लोग बता रहे थे कि अलेक्सा ब्लिस रिटर्न करने वाली हैं, इसलिए उन्होंने ये पोस्ट करी है। अब अलेक्सा ब्लिस ने एक फोटो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा कि डोंट वरी डार्लिंग, आई विल सी यू सून इनफ। इससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि अलेक्सा ब्लिस WWE में अपने रिटर्न को लेकर बातें कर रही हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी अलेक्सा ब्लिस इस तरह के टीजेस कर चुकी हैं, बट कोई रिटर्न उनका अभी तक नहीं हुआ है। बट अब PW इनसाइडर की रिपोर्ट्स कुछ और ही दावे कर रही है, जिसमें कहना है कि क्रिएटिव सोर्स के अकॉर्डिंग WWE में अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न नहीं होने वाला है। एक क्रिएटिव सोर्स ने तो ये तक कहा है कि उनकी वापसी की कोई जल्दबाजी नहीं WWE को। वो हॉलीडे सीजन के बाद ही दिखाई देंगी WWE में, मतलब कि दिसंबर 2024 के बाद, यानी कि 2025 में शायद हो सकता है अलेक्सा ब्लिस का हमें रिटर्न होता हुआ दिखाई दे जाए। और अगर ये बात 2025 तक जाती है तो हो सकता है वुमेन्स रॉयल रंबल में अलेक्सा ब्लिस सरप्राइज एंट्री करती हुई दिखाई दे जाए WWE में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस को लेकर के। WWE ने कुछ ऐसा अनाउंस करा है जिससे उनके फैंस तो बड़े खुश होंगे। WWE की साइड से ये ब्लॉकबस्टर अनाउंसमेंट है रोमन रेंस के फैंस के लिए। साल 2024 के लिए रोमन रेंस कब स्मैकडाउन में दिखेंगे, WWE ने ये अनाउंस कर दिया है। जैसा कि आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में तो रोमन रेंस दिखने ही वाले हैं। उसके बाद अक्टूबर नवंबर 2024 में रोमन रेंस कब दिखाई देंगे, आप इस फोटो में देख सकते हैं। अक्टूबर से नवंबर तक रोमन रेंस इक्का दुक्का स्मैकडाउन ही मिस करेंगे। इसका मतलब ये है कि रोमन रेंस रेगुलर स्मैकडाउन में अब दिखाई देंगे। रोमन रेंस 11 अक्टूबर के लिए एडवर्टाइज कर दिए गए हैं, जो कि बैड ब्लड के बाद वाला एपिसोड होगा। वहीं उसके बाद 18 अक्टूबर, फिर 25 अक्टूबर और उसके बाद रोमन रेंस 1 नवंबर 2024 का स्मैकडाउन का एपिसोड मिस करेंगे। फिर उसके बाद लगातार रोमन रेंस 8 नवंबर, 15 नवंबर और 22 नवंबर के एपिसोड में दिखाई देंगे। तो ये 2 महीने का स्केड्यूल जो है WWE ने रोमन रेंस को लेकर के रिलीज कर दिया है। ये सर्वाइवर सीरीज के बिल्डअप के लिए भी अच्छा रहेगा, जिसमें रोमन रेंस वॉर गेम मैच में दिखाई दे सकते हैं। इट मीन्स बढ़िया बिल्डअप दिखे, इसी की उम्मीद है इस साल सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम से पहले। तो शायद इसीलिए रोमन रेंस को इतनी सारी बुकिंग दी गई हैं, ताकि वो अच्छे बिल्डअप में दिखाई दे सकें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री के बारे में। विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री से धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, जिसमें से सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है वो है क्रिस बेनवा को लेकर के। विंस मैकमैन ने क्रिस बेनवा को लेकर अपनी डॉक्यूमेंट्री में कुछ कहा है। अब अगर आप न्यू WWE फैंस हो तो आपको बता दूं, क्रिस बेनवा फॉर्मर WWE सुपरस्टार रहे हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने पहले अपनी फैमिली को ख़त्म करा था और फिर खुद भी ख़त्म हो गए थे। इस पर मैं सालों पहले फुल डिटेल में 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका
चुका हूँ। अब उस इंसिडेंट के बाद WWE में क्रिस बेनोट का नाम लेना, मेंशन करना ही छोड़ दिया। उनको कहीं भी किसी भी तरह से WWE में मेंशन नहीं करा जा सकता था, कोई सुपरस्टार उनका नाम नहीं ले सकता था। खैर, अब डॉक्यूमेंट्री में ये फिर से मुद्दा उठा है। विंस मैकमैन ने क्रिस बेनवा को लेकर कहा कि देयर इज अ नो कोरिलेशन बिटवीन टेकिंग स्टेरॉइड एंड व्हाट हैपेंड टू क्रिस बेनोट। ह्यूमन बीइंग आर फ्लॉड, क्रिस बेनो नट्स, इट हैपन इन एवरी फॉर्म ऑफ अ लाइफ एंड एवरीथिंग, सो दैट्स द ओनली थिंग आई कैन टेक अवे फ्रॉम इट। मतलब कि स्टेरॉइड लेने और क्रिस बेनोट के साथ जो कुछ हुआ उसके बीच कोई रिलेशन नहीं है। मतलब कि जब क्रिस बेनोट ने जो चीज़ करी थी उसमें कहा गया था कि स्टेरॉइड इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन विंस मैकमैन मना कर रहे हैं कि दोनों के बीच कोई कोरिलेशन नहीं है। इंसान में खामियां होती हैं, क्रिस पागल हो गया था, ये लाइफ के हर तौर पर हर चीज़ में होता है, इसलिए मैं इससे यही सीख सकता हूँ। अब विंस मैकमैन से ये पूछो, अगर ऐसा नहीं था तो फिर WWE में स्टेरॉइड लेने पर टाइट पॉलिसीज़ क्यों बनाई गई थी क्रिस बेनोट के इस तरह से जाने के बाद। वहीं उसके बाद जब एडी गुर्रेरो के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद तो भाई साहब स्टेरॉइड WWE में पूरी तरह से बैन ही कर दिया गया था।